नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है साउंड वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर हम लोग नोट्स डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होंगे केवल नोट्स नहीं होने वाले हैं, पूरा चैप्टर आपका अच्छे से यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो पहला टॉपिक दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है साउंड का। साउंड होता क्या है? तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो साउंड एक तरीके की एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी होती है उसी तरीके से साउंड एनर्जी भी होती है। अब ये हम लोग को किस तरीके से हेल्प करती है? तो हम लोग को बातचीत करने में हेल्प करेगी, मतलब कम्युनिकेशन में, और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है हमारे सराउंडिंग्स को। जैसे चिड़िया बोलती हैं, ह्यूमन स्पीच को समझने में हेल्प करेगी साउंड। ठीक है, ह्यूमन स्पीच साउंड है। बर्ड जो होती हैं वो चिरपिंग करती हैं। थंडर स्टॉर्म आता है, उसमें भी आप सुनते होंगे, आवाज़ आती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी आवाज़ आती है। व्हीकल हॉर्न्स, तो ये सब चीज़ें क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए जो आपको पता होना चाहिए। एनर्जी जो है उसको ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफर नहीं कहेंगे, क्या कर सकते हैं, चेंज कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्पीकर है, तो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए स्पीकर में क्या, जैसे मान लीजिए स्पीकर है, अब इसमें हम क्या करते हैं, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये वायर हो सकता है किसी कंप्यूटर में जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ से कुछ सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ऐसे स्पीकर में। और स्पीकर क्या करता है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करता है। तो स्पीकर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से ड्रम जो होता है जिसको बजाया जाता है, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है और वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। अगर माइक की बात करी जाए, माइक्रोफोन जो होता है वहां पर उल्टा होता है स्पीकर का। वहां हम लोग साउंड देते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कंप्यूटर या जिस भी डिवाइस होता है उसमें जाता है। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड, कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड याद रखिएगा हमेशा किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होगा। कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट हो रही है तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, और भी किसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। बात आती है वाइब्रेशन क्या होता है। तो वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। तो टू एंड फ्रो, जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, ये अपनी ही पोजीशन पे क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मतलब पहले इधर जा रहा है, फिर वापस आके फिर इधर जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके वो लगातार मोशन करता रहेगा। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, वाइब्रेशन कहेंगे। वाइब्रेशन के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है, तो गिटार की स्ट्रिंग आप देखेंगे जब इसको हल्का सा उसमें मतलब मोशन दिया जाता है तो ये बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट होने लग जाती है अपने मीन पोजीशन पे। तो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से बेल में भी साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। ड्रम का जो मेम्ब्रेन होता है वो वाइब्रेट करता है। ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होती है, यहाँ पे भी वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। वोकल कॉर्ड्स जो होती है हमारी, हम लोग आवाज जो निकाल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन हो रहा है। व्हेन वाइब्रेशन स्टॉप साउंड ऑल्सो स्टॉप। तो जब वाइब्रेशन रुक जाएगा तो साउंड भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ साउंड की। साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या क्या वाइब्रेट चीजें हो सकती हैं, जैसे स्ट्रिंग्स। जैसे गिटार में आपने क्या देखा कि स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रही थी। सितार में भी क्या देखेंगे, स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है। मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो तबला जो होता है, तबला अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए तबला है तो इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन लगी होती है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक यहाँ पर होता है, तो ये मेम्ब्रेन है, ये वाइब्रेट होती है। एयर कॉलम, जैसे फ्लूट की बात करी जाए, बांसुरी में क्या है, एयर कॉलम होता है, वो वाइब्रेट होता है। मेटल प्लेट्स में वाइब्रेशन देखने को मिल सकता है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड इज कॉल्ड सोर्स ऑफ द साउंड। तो मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं साउंड का। बात करते हैं ह्यूमन वॉइस प्रोडक्शन। तो ह्यूमन में जो वॉइस प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो अभी हमने आपको बताया वोकल कॉर्ड्स के थ्रू वो होता है। अब प्रोसेस देख लेते हैं। तो जो एयर होती है वो लंग से पास होती है। ठीक है, एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस थ्रू लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के थ्रू एयर क्या होती है, पास होती है। इसके बाद जो वोकल कॉर्ड्स होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। और ये वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए एयर की जरूरत पड़ी और यही एयर क्या कर रहा था, वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करा रहा था। और इसी के वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और जो टंग होता है हमारा, लिप्स होती है, माउथ होता है, ये उस साउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। बात करी जाए एनिमल्स में जो साउंड होते हैं, वो कौन कौन से एनिमल में किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स प्रोड्यूस साउंड डिफरेंटली। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ग्रास ऑपर की बात करी जाए, ग्रास ऑपर क्या करता है, अपने लेग्स को रब करता है। तो जब लेग्स को रब करता है तो आवाज प्रोड्यूस होती है।
ठीक है। क्रिकेट, अब ये क्रिकेट खेलने वाला नहीं है, इसको झिंगुर कहते हैं। तो ये क्या करता है, अपने विंग्स को रब करता है। ठीक है। बर्ड्स क्या करती है, अपने वोकल ऑर्गन्स को वाइब्रेट कराती है। ह्यूमंस में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। तो इस तरीके से साउंड अलग अलग एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है। बात करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, तो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने अगर देखा होगा लैब में, तो स्टील का बना हुआ होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यू शेप मेटल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके कुछ यहाँ पे पार्ट्स देख लीजिए। तो ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसको स्टेम कहा जाता है। और ये जो यू पार्ट होता है, ये दो दो है मेनली, ऐसे करके ज्वाइंट होगा। तो ये पहला प्रोंग है और ये दूसरा प्रोंग है, तो दो प्रोंग होते हैं। इन प्रोंग को टाइन्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब क्या किया जाता है कि रबर पैड लिया जाता है और रबर पैड पे इसको स्ट्राइक करते हैं, मतलब इसको बहुत तेजी से मारा जाता है। तो क्या होता है, ये जो प्रोंग्स होते हैं वाइब्रेट होने लग जाते हैं। और जब ये वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। वो ऐसा साउंड होता है, अगर आप कान लगाएंगे इसके पास में, प्रोंग के पास में, तो आपको सुनाई भी पड़ता है। ठीक है। इफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क टचेस वाटर, अब मान लीजिए यही वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क था, इसको एक बाल्टी में पानी भरा हुआ था, उस पानी से टच करा दिया जाए, तो आप क्या देखेंगे, पानी में रिपल्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। पानी में रिपल्स बनने लग जाते हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि जो वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की, कि साउंड जो है वो कहाँ ट्रेवल कर सकता है, कहाँ प्रोपोगेट कर सकता है। तो साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, वो मीडियम गैस भी हो सकती है। तो ये तीनों मीडियम में ही साउंड ट्रेवल करेगा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। एग्जाम्पल, सॉलिड में अगर आप देखेंगे, टेबल, आयरन, इन सब में भी ट्रेवल करेगा, लिक्विड में वाटर में भी ट्रेवल करेगा, गैस में एयर में भी ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर वैक्यूम है, ठीक है, मतलब ना ही उसमें कोई भी मीडियम अगर मान लीजिए प्रेजेंट नहीं है, तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। और क्योंकि साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, इसीलिए साउंड को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई साउंड वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। इसलिए कहा जाता है कि साउंड को, क्योंकि साउंड को किस चीज की जरूरत होती है, मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। लाइट को नहीं जरूरत होती है मीडियम की, इसीलिए लाइट वेव जो है मैकेनिकल वेव नहीं है, लेकिन साउंड वेव जो है मैकेनिकल वेव है। मीडियम होता क्या है, तो मीडियम इज द मटेरियल थ्रू विच साउंड ट्रेवल, तो जिससे साउंड ट्रेवल करेगी उसी को हम लोग मीडियम कहेंगे। जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, आयरन, वुड, ये सब क्या है, मीडियम है। वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मैटर, मतलब ना ही उसमें सॉलिड था, ना ही वहाँ लिक्विड था, ना ही वहाँ गैसेस थी। तो ये तीनों चीजें अगर एब्सेंट हैं किसी जगह पे, तो उसको क्या कहा जाएगा, उस जगह को वैक्यूम कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं होते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल क्यों नहीं करती, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे, क्योंकि साउंड में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते। और आपको पता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल की जरूरत होती है, मटेरियल मीडियम की या पार्टिकल की जरूरत होती है। एग्जाम्पल दिया गया है एस्ट्रोनॉट्स का। अब एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में कोई मीडियम तो है नहीं, तो वो एक दूसरे को डायरेक्टली अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, रेडियो डिवाइस अपने, जो भी उनका जिसमें रहते हैं उसमें रेडियो डिवाइस रखते हैं, मतलब उसमें जो उनका सूट होता है उसमें रेडियो डिवाइसेस अटैच्ड होते हैं, उसके थ्रू वो बात करते हैं। अब बेल जार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। आपने देखा होगा एक बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है। उसमें क्या होता है, बेल जाले वाले एक्सपेरिमेंट से पहले आप ये थोड़े से और डायग्राम्स देख लीजिए जो एनसीईआरटी में बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक रबर है, इसको पर्सन क्या करा रहा है, वाइब्रेट करा रहा है, तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। इसी तरीके से और भी डायग्राम्स है जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा वोकल कॉर्ड है, यहीं पे वाइब्रेशन होता है, और इसी वाइब्रेशन से क्या होता है, देखिए वोकल कॉर्ड ओपन का डायग्राम एक बना हुआ है, यहाँ वोकल कॉर्ड क्लोज हो गया। ठीक है। तो लैरिंग्स याद रखिएगा, यही है, ये लैरिंग्स का ही पूरा पोर्शन दिया गया, यहाँ से यहाँ तक लैरिंग्स ही है। ठीक। इसके बाद आते हैं, देखिए ये ट्यूनिंग फॉर्क है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रॉन्ग्स थे दो। तो ये देखिए दो प्रॉन्ग्स हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, और इसको इस पे रबर पैड पे हिट किया जाता है। देखिए पर्सन ही क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जब इसको वाटर में डिप किया गया, हल्का सा लगाया गया, वाटर से टच कराया गया हिट करने के बाद, तो रिपल्स बन गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए साउंड, जैसे इसने यहाँ पे खटर खटर लड़की ने किया, तो ये लड़का क्या कर रहा है, कान लगा के सुन रहा है। अब क्योंकि वो वुड है, तो वुड में आसानी से साउंड ट्रेवल कर जाएगा, तो सुनाई पड़ता है। ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कि अंदर भी अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो आवाज आएगी, क्योंकि
साउंड जो है वो इसमें से ट्रेवल कर सकती है लिक्विड में से। अब ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, एक जार लिया गया है और उस जार से सारा जो एक वैक्यूम पंप लगाया गया तो सारा एयर जो है अंदर से निकाल ली गई। तो अंदर पार्टिकल नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वैक्यूम हो गया। तो जब ये बेल बजेगी तो बाहर की ओर आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये साउंड ट्रेवल करने कर नहीं पाएगा, क्योंकि साउंड ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। वही चीज इस बेल जार में एक्सपेरिमेंट में दी गई है। तो इनिशियल क्या देखा गया, तो बेल जो थी बहुत तेजी से बज रही थी, लेकिन जब एयर को रिमूव कर दिया क्या तो देखा गया क्या कि साउंड कैसी हो गई, फेंट हो गई या ना के बराबर हो गई। ठीक। वैक्यूम, बिल्कुल जब वैक्यूम की स्थिति आ गई तब क्या देखा गया कि बेल वाइब्रेट तो कर रही थी लेकिन साउंड जो थी ऑलमोस्ट क्या थी, एब्सेंट थी। उसके बाद फिर से एयर दी गई, तो जब फिर से एयर दी गई तो दोबारा साउंड वाइब्रेशन किया गया तो फिर से देखा गया साउंड आने लग गई। क्या कंक्लूजन इससे मिला? इससे कंक्लूजन ये मिला कि साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। अब साउंड वेव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये साउंड किस तरीके से ट्रेवल करती है, वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है। और वेव जो होती है, साउंड वेव जो होती है उसमें कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस होते हैं। आपको दिखा देते हैं डायग्राम में कि साउंड में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहाँ होते हैं। जैसे ये तो आपको स्लिंकी की का दिया गया है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्प्रेस हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पे, यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे क्या हो रहा है, रेयर फैक्शन हो रहा है। ठीक है। तो कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन आप जो देख रहे हैं यही सेम चीज आपको साउंड में भी देखने को मिलेगी कि मीडियम में कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑसिलेटिंग पिस्टन का एक्सपेरिमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, तो ये कॉम्प्रेशन वाली जगह है। यहाँ पर बिल्कुल कम पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये रेयर फैक्शन वाली जगह है। ठीक है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि कॉम्प्रेशन होता है और रेयर फैक्शन होता है। कॉम्प्रेशन जो जगह होगी कॉम्प्रेशन वाली, उसमें क्या होगा, तो पार्टिकल जो होंगे बहुत ही क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के। डेंसिटी यहाँ पर हाई होती है, प्रेशर भी यहाँ पर हाई होगा। अब देखिए, जब कम जगह में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं, इसी वजह से वहां पे डेंसिटी और प्रेशर ज्यादा हो जाता है। रेयर फैक्शन वाली में जगह पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, डेंसिटी यहाँ पर लो होगी और प्रेशर भी यहाँ पर लो होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल विद वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो पार्टिकल्स है ये मूव नहीं करते हैं, ये केवल अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं along इट्स मीन पोजीशन। मतलब ये इस तरीके से क्या कर रहे होंगे, ऐसे लगातार वाइब्रेशन, मतलब आगे पीछे अपने, ये मीन पोजीशन कहलाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेशन केवल करते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स, एनर्जी मूव फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं किसी मीडियम में, तो ये पार्टिकल क्या करता है, इसको एनर्जी देता है, ये पार्टिकल इसको एनर्जी देता है, तो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरे जगह में मूव करती है। पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, बात याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। तो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पैरेलल वाइब्रेशन, पार्टिकल वाइब्रेशन इज पैरेलल टू वेव डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए साउंड वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पार्टिकल्स हैं जो मीडियम में प्रेजेंट थे, तो मीडियम जो है वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे, ऐसे करके वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। मतलब पैरेलल डायरेक्शन। देखिए साउंड वेव का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इस वेव के डायरेक्शन के पैरेलल हो रहा है, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होती है ट्रांसवर्स वेव। मान लीजिए पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, अब ये पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से वाइब्रेट अगर करते, तो देखिए वेव का डायरेक्शन ये था और पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव का इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, लाइट वेव है। तो दोनों के एग्जांपल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कॉम्प्रेशन वेव जो होती है ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एग्जांपल है। बात करते हैं मैकेनिकल वेव क्या होती है। तो मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है। अभी हमने आपको बताया भी था, जैसे साउंड वेव है ये एक मैकेनिकल वेव है। वाटर में जो वेव्स बनती है वो भी मैकेनिकल वेव होती है। अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं जिसको सीज्मिक वेव्स कहते हैं, वो भी एक मैकेनिकल वेव होती है। इसके बाद आते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो भी हमने आपको बताया कि जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वेव डायरेक्शन के। तो आपने क्या देखा, वेव डायरेक्शन जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, वेव डायरेक्शन का मान लीजिए डायरेक्शन ये है वेव का, और पार्टिकल्स वाइब्रेट कुछ इस तरीके से कर रहे थे। ठीक है। तो आप क्या देख सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है इसमें। एग्जाम्पल क्या है, लाइट वेव जो है ये ट्रांसवर्स वेव है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये भी ट्रांसवर्स वेव है। इसीलिए कहा गया है कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। साउंड को मीडियम की जरूरत थी, इसीलिए साउंड को मैकेनिकल वेव कहा गया, लेकिन लाइट जो है मैकेनिकल वेव नहीं होती है, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स, अब बात करते हैं साउंड वेव की एनर्जी क्या होती है। तो आपको पता है साउंड जो होता है वो अपने साथ में एक एनर्जी कैरी करके रखता है। इसका एविडेंस क्या है, कैसे पता चलता है? व्हेन लाउड साउंड स्ट्राइक्स आर स्ट्रेच्ड रबर शीट। अब मान लीजिए एक बिल्कुल रबर शीट है, बिल्कुल फैली हुई रबर शीट है, और उस पे साउंड को स्ट्राइक किया जाए तो शीट क्या होने लग जाएगी, शीट में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, या राइस ग्रेन्स जो हैं वो जंप होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि साउंड जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ठीक है, आपने ओपेरा वाला भी सुना होगा। तो ओपेरा कहा जाता है कि जब ओपेरा गाया जाता है तो इसके वाइब्रेशंस या इसमें एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कई बार कांच भी फूट जाता है। तो ऐसा हो सकता है, हालांकि इसके और भी रीजंस होते हैं जिसको रेजोनेंस कहते हैं, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। माइक्रोफोन में हमने देखा था कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। स्पीकर देखा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे साउंड वेव का, तो देख लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। वाई एक्सिस पे हमने डेंसिटी ले ली, एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया है, और ये जो ग्राफ बन रहा है यही साउंड वेव का ग्राफ है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाता है। सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, जहां पर कॉम्प्रेशन हो रहा है पार्टिकल्स का वो क्रेस्ट है, और जहां पर रेयर फैक्शन हो रहा है पार्टिकल्स का वो क्या है, ट्रफ है। ठीक है, तो आपने क्रेस्ट और ट्रफ देखा, तो हाईएस्ट पॉइंट जो था वो क्रेस्ट था, लोएस्ट पॉइंट जो था वो ट्रफ था। कंप्रेशन में क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है वो एवरेज डेंसिटी को शो कर रही है। तो क्रेस्ट जो है वो अबव एवरेज डेंसिटी वाला रीजन है, और जहां पर ट्रफ है वहां पर क्या है, बिलो लो एवरेज डेंसिटी का वो रीजन है, क्योंकि रेयर फैक्शन था वहां पे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव की। तो साउंड की मेनली 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली वेवलेंथ होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है, इसको आप एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू कहते हैं इसको। टाइम पीरियड में कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से करते हैं, और स्पीड ऑफ साउंड वेव को वी से करते हैं, स्मॉल वी से। बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशन और टू सक्सेसिव रेयर फैक्शन। इसके अच्छा ये है कि टू सक्सेसिव क्रेस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए डायग्राम में, तो ये पहला क्रेस्ट है, ये दूसरा क्रेस्ट है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी वेव लेंथ। वही चीज यहाँ पर कही गई है। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, बात याद रखिएगा। अब एक रिलेशन याद रखिए कि वेवलेंथ जब कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। इसका मतलब वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक, ऐसा नहीं है। देखिए क्या कहा गया, लार्ज वेवलेंथ, ये लार्ज लिखा है और ये लो लिखा है, इसका मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, या लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर वेवलेंथ स्मॉल होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर लेमडा ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। लेमडा कम होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकेंड में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड में हमने इतने ऑसिलेशंस बनाए, तो आप इसको गिन लीजिए, आप बताइए कितने हो गए। तो मान के चलिए 10 बनाए थे ऑसिलेशंस, 10 गोले हमने बनाए, तो वही ऑसिलेशंस है एक तरीके से। तो आप क्या कहेंगे, 10 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट याद रखिएगा, हर्ट्ज होती है, साइंटिस्ट के नाम पे है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। ये टाइम पीरियड नहीं, कितना टाइम लगा वो है। ठीक है, तो जितने ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी साउंड को क्या कहा जाएगा, वो श्रिल साउंड है। कैसी साउंड है, श्रिल साउंड है। तो श्रिलनेस इंक्रीज होती है जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर मान लीजिए लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑसिलेशंस जो कंप्लीट हो रहे थे वो कम थे। ठीक है, तो ये कैसा साउंड माना जाएगा, डीपर साउंड माना जाएगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ऐसे साउंड को डीपर साउंड माना जाता है, डीप साउंड माना जाता है। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की।
टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड कहा जाएगा। मतलब एक गोला बनने में ऐसे समझ लीजिए जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन याद रखिएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड बोलिए, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी बोलिए। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है टाइम पीरियड उतना ही कम होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आपके पास दी थी 5 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/5 मतलब 0.2 सेकेंड। इसका मतलब 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड लगा। बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम एवरेज डेंसिटी। तो देखिए यहाँ पर जो देखा जाए, ये एवरेज डेंसिटी वाली लाइन थी, तो ये मैक्सिमम डेंसिटी दिखाई पड़ रही है ना, क्रेस्ट ही पे तो मैक्सिमम डेंसिटी थी। तो मैक्सिमम चेंज कितना आया, यही हाइट तो आई मैक्सिमम चेंज, तो इसी हाइट को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। ठीक है, तो यही एम्पलीट्यूड होता है, तो वही कहा गया, द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम एवरेज डेंसिटी। अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी इसका मतलब प्रोड्यूस हो रही है, और साउंड भी कैसा हो जाएगा, लाउड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा इसका मतलब साउंड कैसी हो जाएगी, लाउडर हो जाएगी। इसका मतलब लाउडनेस जो है, ठीक है, लाउडनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एम्पलीट्यूड के। ठीक है, एम्पलीट्यूड के। अच्छा, एक चीज और आती है, पिच। ठीक है, पिच याद रखिएगा, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के। तो पिच का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ में है, लाउडनेस का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ में है। अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड छोटा है, कम एम्पलीट्यूड था, तो इसका मतलब एनर्जी भी कम होगी और साउंड कैसा होगा, सॉफ्टर होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड इफेक्ट्स लाउडनेस ओनली। तो एम्पलीट्यूड किसको इफेक्ट करता है, केवल और केवल लाउडनेस को ही इफेक्ट करता है। बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो अगर आपसे कहा जाए इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा साउंड एनर्जी। ठीक है, और क्या 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 कहा गया है, साउंड एनर्जी अपॉन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, मतलब अपॉन एरिया पर सेकेंड दिया गया इनटू टाइम। तो ये आपकी हो जाएगी इंटेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी, और स्प्रेड हो जाएगी तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो साउंड बिकम्स वीकर एज वी मूव अवे। जो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे साउंड जो सुनाई पड़ रही होती है वो धीमी हो जाती है। बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन 1 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस साउंड ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव बता देते हैं कैसे किया जाएगा। तो आपको पता है स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर वेव के फॉर्म में देखा जाए तो डिस्टेंस बन जाता है वेवलेंथ। क्या बन जाएगा ये, डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ है, और टाइम बन जाएगा टाइम पीरियड। टाइम क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। और 1/टाइम पीरियड हमको पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, v इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। वही यहाँ पर दिया गया है कि वेलोसिटी जो होती है, ये वेलोसिटी है, इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा ये भी v था, ये v नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले उस पे आते हैं। तो स्पीड देखिए दी गई है आपको अलग अलग मीडिया में। जैसे सॉलिड में अगर आप देखेंगे तो स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेस में स्पीड सबसे कम होती है, और वैक्यूम में 0 होती है। अब अगर मान लीजिए एयर है मीडियम, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हम अगर एयर को रखे हैं, तो वहां पर जो साउंड की स्पीड होगी वो 331 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी ज्यादा होगी, 344 मीटर पर सेकेंड होगी। इससे क्या पता चला, हम टेम्परेचर जब बढ़ा रहे थे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो स्पीड इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ में और ह्यूमिडिटी के साथ में। ये दोनों फैक्टर्स याद रखिएगा, इस पे स्पीड डिपेंड करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीड किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आप कहेंगे स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी।
फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड, अब साउंड जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो जैसे लाउडनेस अगर है मान लीजिए साउंड की, तो हमने क्या देखा था, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, कैसे डिपेंड करती है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होगी। पिच की अगर बात करी जाए, पिच किस पे डिपेंड करता है, तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। कैसे डिपेंड करता है, बताया तभी हमने आपको, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा पिच। ठीक है, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम पिच। स्पीड जो साउंड की है वो किस पे डिपेंड करती है, तो पहला तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। कैसे, सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होगी सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में होगी, और सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी। और वैक्यूम में याद रखिएगा, वैक्यूम में अगर पूछा जाए तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड जीरो होती है। अच्छा, नेचर पे तो डिपेंड करती है स्पीड, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ रही थी। और दूसरा तीसरा जो है वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने देखा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। याद रखिएगा टाइम पीरियड नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक दिया गया, 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे थे, ऑसिलेशंस वर कंप्लीटेड इन 5 सेकेंड्स। ठीक, तो 40 ऑसिलेशन 5 सेकंड में कंप्लीट हुए। अब आपको बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम कर देंगे, तो 5, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड मतलब 1/फ्रीक्वेंसी। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा, उसी को टाइम पीरियड कहा जाएगा। एक क्वेश्चन इसे कर लेते हैं, मान लीजिए 10 ऑसिलेशंस हैं, 10 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए कितने टाइम में, 100 सेकेंड में कंप्लीट हुए। तो एक ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट हुआ होगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में टाइम जो लगा होगा वो हो जाएगा 100/10, इसका मतलब 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड क्या है, यही टाइम पीरियड हो जाएगा, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। अब आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको एग्जाम्पल से ही बता दिया। स्पीड का फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया था, आप ये वाला फॉर्मूला याद करेगा, एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी है, वी मतलब वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ साउंड है, और लेमडा वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब डिफरेंस देख लीजिए, कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन में डिफरेंस पूछा जाएगा। कॉम्प्रेशन में हाई डेंसिटी होती है, रेयर फैक्शन में लो डेंसिटी होती है। कॉम्प्रेशन में हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है। कॉम्प्रेशन में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, यहाँ पार्टिकल्स दूर होते हैं। क्रेस्ट होता है यहाँ कॉम्प्रेशन में, और रेयर फैक्शन में ट्रफ फॉर्म होता है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में भी डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो लॉन्गिट्यूडनल में आप क्या देखेंगे, जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं पैरेलल, और ट्रांसवर्स में हमने क्या देखा था, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो रहा था। लॉन्गिट्यूडनल में कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन बन रहा था, ट्रांसवर्स में कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन ना बन के ट्रफ और क्रेस्ट बनता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल था साउंड वेव, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल था लाइट वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव थी तो उसको मीडियम की जरूरत थी ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसवर्स वेव जैसे लाइट है उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो आप ऐसे करके डिफरेंस बता सकते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जैसे हम लोग ने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड देखा, ह्यूमन परसेप्शन जो होता है साउंड का वो कैसा फिनोमेना है, एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है। डिफरेंट पीपल में परसीव सेम साउंड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द हियरिंग एबिलिटी एंड एज। तो एज के हिसाब से या हियरिंग एबिलिटी के हिसाब से आपने देखा होगा, कुछ लोग ऊंचा सुनते हैं, कुछ लोग आसानी से चीजों को सुन लेते हैं। तो डिपेंड करता है उनकी एज क्या है और हियरिंग एबिलिटी क्या है। ह्यूमन परसेप्शन मेनली किस पे डिपेंड करता है, पिच पे डिपेंड करेगा साउंड की, और लाउडनेस पे डिपेंड करेगा। पिच क्या है भी हमने आपको बता ही दिया था। तो अगर डेफिनेशन पूछी जाए पिच की, तो इट इज द सेंसेशन बाय विच वी डिस्टिंग्विश वेदर अ साउंड इज श्रिल और डीप। तो मतलब पिच ये डिफाइन करता है या ये डिस्टिंग्विश करता है कि जो साउंड है वो हाई पिच है, या जिसको श्रिल साउंड कहते हैं वो श्रिल साउंड है या डीप साउंड है। ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश करता है। इट इज द वे ह्यूमन परसीव द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो ये एक तरीका होता है जिससे ह्यूमन परसीव करते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी और पिच में रिलेशन क्या है, तो जैसे जैसे ज्यादा पिच आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पिच भी बढ़ जाती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, पिच जो है, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कम करेंगे पिच कम हो जाएगी। अगर हाइयर पिच है तो उसको बोला जाएगा श्रिल साउंड, और अगर लोअर पिच है तो उसको बोला जाएगा डीप साउंड। ठीक है,
ऑल्दो पिच मेनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, द एग्जैक्ट रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स। तो पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड तो करती है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए पूरा फॉर्मूला बताइए तो फॉर्मूला इसमें नहीं बताया जा सकता डायरेक्टली। हाई पिच साउंड का एग्जांपल क्या क्या है? विसल। देखिए याद रखिएगा, जितनी साउंड पतली होती है उतनी ही साउंड जो है हाई पिच की होती है। जैसे विसल है, सीटी, बहुत पतली साउंड है। साइरन, ये भी बहुत पतला साउंड होता है, इसकी पिच ज्यादा होती है। स्मॉल बर्ड जब चिर्पिंग करते हैं तो वो भी हाई पिच होता है। बेबी की वॉइस जो होती है वो भी बहुत ही पतली होती है, मतलब बच्चों की जो आवाज होती है बड़ी चुभती है, तो चुभने वाली जो वॉइस होती है, मतलब चुभती है मतलब बच्चे जब चिल्लाते हैं तो बहुत पतली साउंड होती है। ठीक है। लो पिच जो होती है, लो पिच साउंड का अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये भारी साउंड होगी, जैसे थंडर स्टॉर्म। जैसे ह्यूमन कोई बोल रहा है, बड़ा कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज भारी होती है। ठीक है। ड्रम का साउंड हो गया, एयरक्राफ्ट का रंबल हो गया, लायंस की रोर हो गई, तो ये सब लो पिच साउंड में आएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन की हियरिंग रेंज क्या है। तो ह्यूमन जो है वो सभी साउंड को नहीं सुन सकते हैं। हमारी जो ऑडिबल रेंज है, हम केवल उन्हीं साउंड को सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज की होगी। देखिए 20,000 हर्ट्ज लिखिए, ठीक है, ये चाहे हर्ट्ज में लिखिए, चाहे इसको 20 किलो हर्ट्ज लिख दीजिए, बात एक ही है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज कहते हैं, ह्यूमन हियरिंग की रेंज कहते हैं। हियरिंग रेंज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड जनरली डिक्रीजेस विद एज। अब देखिए जैसे जैसे आप बूढ़े होते चले आते हैं, वैसे क्या होता है, ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कम होती चली आती है, मतलब हम लोग ऊंचा सुनते हैं। इंफ्रासोनिक वेव क्या होती है? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको इंफ्रासोनिक वेव कहेंगे। इंफ्रासोनिक वेव को क्योंकि फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक वेव कहाँ प्रोड्यूस होती है? जब अर्थक्वेक आता है तब इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होगी। वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान भी इंफ्रासोनिक वेव ही प्रोड्यूस होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट एनिमल है जो इंफ्रासाउंड को सुन सकता है, वो है एलिफेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थक्वेक जब आने वाला होगा तो एलिफेंट को थोड़ी देर पहले पता चल जाता होगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर बात करें तो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाएगा। ये भी ह्यूमन बींग नहीं सुन सकते हैं। कौन इसको सुन सकता है? डॉग सुन सकते हैं, ठीक है, कैट सुन सकती हैं, बैट्स प्रोड्यूस करती हैं और सुन सकती हैं अल्ट्रासाउंड को, डॉल्फिन भी सुन सकती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। एक्टिविटी एक देख लेते हैं, एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्टिविटी दी गई है इसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, कोई एक ऐप खोलना है। आप कोई भी एक ऐप ऐसा देख सकते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है, और उस ऐप में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को पहले 100 हर्ट्ज लगाना और प्ले कर देना है। फिर 100 से धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को 1000 हर्ट्ज करना है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, साउंड जो होगी वो चेंज कर रही होगी, और फिर आप 100 हर्ट्ज से क्या कर सकते हैं, 50 हर्ट्ज कर सकते हैं। तो आपको मेनली साउंड में चेंजेस देखने को मिलेगा, वही बताया गया। ये ऐप में आपको देखने को मिल सकता है। ऐप का नाम शायद यहाँ नहीं बताया गया, आप ऐप चेक करिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ाया जा रहा था तो साउंड कैसी होती आ रही थी, श्रिल होती जा रही थी, तो इसका मतलब उसकी पिच क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी को कम किया जा रहा था, बिलो 20 हर्ट्ज कर देंगे तो बिल्कुल साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी, या 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अगर आप कर देंगे तब भी हमको साउंड सुनाई नहीं पड़ती है। ठीक है। वाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वॉइसेस? तो अलग अलग लोग पास अलग अलग तरीके की वॉइसेस क्यों होती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो एवरी वन वॉइस इज यूनिक बिकॉज ऑफ डिफरेंस। देखिए अलग अलग तरीके के सबके पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं, किसी का वोकल कॉर्ड की लेंथ ज्यादा होती है, किसी की लेंथ थोड़ी कम होती है। इस वजह से सबकी वॉइस भी यूनिक होती है। थ्रोट पे भी डिपेंड करता है, माउथ पे भी डिपेंड करता है, नेजल कैविटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें सब में अलग अलग तरीके की होती हैं। इसी अब देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, इसी वजह से वॉइस जो होती है सबकी अलग अलग ढंग की होती है। अब हर इंसान अगर सोचे कि उसकी आवाज लता मंगेशकर की तरह हो जाए या मोहम्मद रफी की तरह हो जाए तो नहीं हो सकती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यूनिकनेस भगवान ने दी है। ठीक है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के टाइम पे क्या देखने को मिलता है कि जो बॉय होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनका जो वोकल कॉर्ड होता है वो लॉन्ग हो जाता है और थिक हो जाता है, जिस वजह से वाइब्रेशन जो होता है वो लेस फ्रीक्वेंटली होता है, और वॉइस कैसी हो जाती है, डीपर हो जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है। लाउडनेस की अगर बात करें तो लाउडनेस में क्या है, तो लाउडनेस इज द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। तो ये मेनली ह्यूमन का परसेप्शन है, जिसमें किसकी बात होती है, एम्पलीट्यूड की बात होती है, कि एम्पलीट्यूड को ह्यूमन किस तरीके से परसीव कर रहा है। इट टेल्स अस वेदर अ साउंड इज लाउड और सॉफ्ट। तो यहाँ पर मेनली ये पता चल पाता है कि साउंड जो है वो लाउड है कि वो सॉफ्ट है। ठीक है। अगर मान लीजिए लाउडनेस ज्यादा है
या एम्पलीट्यूड अगर मान लीजिए उस साउंड का ज़्यादा होगा तो वो साउंड कैसी मानी जाएगी, लाउड मानी जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड कैसी मानी जाएगी, सॉफ्ट मानी जाएगी। ठीक है। लाउडनेस और डिस्टेंस पे क्या असर रहता है, मतलब दोनों में क्या रिलेशन है। तो जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाएंगे, जैसे मान लीजिए स्पीकर था, ठीक है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, एक पर्सन यहाँ खड़ा था, दूसरा पर्सन यहाँ खड़ा था। अब आपको पता ही होगा, देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी साउंड की वो ज्यादा होगी, और यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है और ये वाले पर्सन की डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। तो एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीजेस, सोर्स से, ये सोर्स है, अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है डिक्रीज हो जाती है, और साथ ही साथ लाउडनेस जो होगा ये भी डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया गया, पर्सन स्पीकिंग नियर बाई साउंड लाउडर देन द सेम पर्सन स्पीकिंग फ्रॉम फार अवे, वही जो हमने आपको बताया वही चीज दी गई है। अब बताया गया है लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। तो लाउडनेस एक सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन इंटेंसिटी को मेजर किया जा सकता है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लिसनर पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, साउंड एनर्जी पे डिपेंड करती है। लाउडनेस एक परसेप्शन है साउंड का, लेकिन इंटेंसिटी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। बात करते हैं डेसिबल की। डेसिबल क्या होता है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। तो लाउडनेस जो होती है साउंड की वो मेजर किस में करी जाती है, डेसिबल में करी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए लीव्स हैं, रस्टल कर रही हैं, तो इसमें जो लाउडनेस देखने को मिलेगी बहुत ही थोड़ी बहुत 10 से 20 डेसिबल की देखने को मिलती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है वो 60 डेसिबल का होता है, लाउडनेस यहाँ देखने को मिलेगी। क्रैकर्स जो होते हैं, जो पटाखे होते हैं, जब वो दगते हैं तो 100 डेसिबल की आवाज प्रोड्यूस होती है। अ स्मॉल इंक्रीज इन डेसिबल रिप्रेजेंट्स अ लार्ज इंक्रीज इन साउंड इंटेंसिटी। अगर मान लीजिए हम लोग ने थोड़ा भी डेसिबल को बढ़ा दिया तो उससे क्या देखने को मिलता है कि साउंड इंटेंसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाती है। चलिए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है नॉइस। नॉइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉइस का मतलब क्या होता है, अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड, मतलब ऐसा साउंड जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगे उसको नॉइस कहा जाता है। जैसे व्हीकल हॉर्न बजते हैं तो बेकार लगता है, लाउड स्पीकर अगर कहीं बज रहे हैं तो भी खराब लगता है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी है नॉइस का एग्जाम्पल, फायर क्रैकर्स जो है ये भी नॉइस का एग्जाम्पल होता है। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, तो एक्सेसिव अनवांटेड साउंड अगर कहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है एनवायरमेंट में तो वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कई सारे हैं, जैसे हियरिंग लॉस हो सकती है, कान खराब हो सकते हैं, ठीक है, आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, ऐसा हो सकता है, स्लीप में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, हो सकता है नींद ना आए, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, कंसंट्रेशन लोगों का कम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सब कुछ देखने को आपको मिलेगा नॉइस पोल्यूशन से। बात करते हैं हियरिंग एड्स की, ये क्या होते हैं, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, वो हियरिंग एड्स को लगाते हैं। ठीक है। अब ये हियरिंग एड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक माइक्रोफोन होता है जिससे वो बोल सकते हैं, एम्पलीफाई होता है जो साउंड को, जो सुनाई पड़ रही होती है वो उसको क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, उसकी आवाज बढ़ा देता है। स्पीकर होता है, यही मेनली साउंड कानों तक पहुंचाता है। ठीक है। इट हेल्प्स पीपल हियर साउंड मोर क्लियरली, तो इससे ज्यादा अच्छे से साउंड सुनाई पड़ता है। ह्यूमन ईयर एंड हियरिंग। अब ह्यूमन ईयर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ह्यूमन ईयर करता क्या है कि साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट कौन करता है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है। वर्किंग अगर देखी जाए हमारे कानों की, कान की, तो साउंड जो है वो एंटर करता है ईयर से, और जिस पोर्शन से एंटर करता है उसको पिना कहते हैं, जो बाहर का पोर्शन है उसको पिना कहा जाता है। ठीक है। ईयर ड्रम क्या होता है, फिर ईयर ड्रम के पास साउंड पहुंचेगी तो ईयर ड्रम, क्योंकि एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, वो वाइब्रेट होने लग जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद टाइनी ईयर बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती है मेनली, स्टेपस होती है, ठीक है, इनकस होती है, और मैलियस होती है। ठीक है। स्टेपस, इनकस, मैलियस, ये 3 बोन्स होती हैं जो वाइब्रेट करने लग जाती हैं बहुत तेजी से, और जब ये वाइब्रेट करती हैं तो ये एम्पलीफाई कर देती हैं वाइब्रेशंस को। अब ये एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस किसके पास जाते हैं, कॉक्लिया के पास जाते हैं। ये इन वाइब्रेशंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कॉक्लिया का काम क्या है, तो आप कहेंगे इसका काम होता है कि ये जो वाइब्रेशंस थे उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स के थ्रू या नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन क्या करता है, इन साउंड को सुनता है। ठीक है। तो वही सारी चीजें जो हैं वो आपको हमारे इस टॉपिक में भी दी गई हैं। तो बुक का अगर आप ये टॉपिक देखेंगे तो देखिए वही चीज दी गई है। तो ये जो बाहरी पोर्शन है इसको ही क्या कहा जाता है, पिना कहा जाता है। तो पहले हमने आपको समझा दिया, अब यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, ये आपका ईयर ड्रम हो गया, यहाँ वाइब्रेशंस होंगे। ये आपको
कुछ यहाँ पर हड्डियां दिख रही होंगी, बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, इनको स्टेपस मैलियस और इनकस कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी जो हड्डी होती है पूरे शरीर की वो स्टेप्स होती है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पोर्शन, ये कॉक्लिया है। यही क्या करता है, उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर रहा था, और यहाँ से बहुत सारे फाइबर्स निकले होते हैं, न्यूरॉन्स निकले होते हैं। ये सीधे कहाँ पहुंचते हैं, ब्रेन में, और ब्रेन में जाके ब्रेन चीजों को समझ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा वर्किंग होती है ह्यूमन ईयर की। वाई डू वी हैव टू ईयर्स? अब बात आती है हमारे दो कान की जरूरत क्या है, एक कान से भी काम चल सकता था। तो दो कानों की जरूरत मेनली इसलिए है कि क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ साउंड को बताता है। जैसे मान लीजिए एक कान है, उधर से आवाज, राइट से आवाज आ रही होगी, तो राइट वाला कान पहले सुन लेगा तो पता चल जाएगा राइट से आवाज आ रही है। लेफ्ट से आवाज आ रही होती तो लेफ्ट वाला कान सुन लेता है, तो ये लेफ्ट को बताता है। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ साउंड बताता है किधर से साउंड आ रही है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर मेन है। ब्रेन कंपेयर्स द टाइनी डिफरेंस इन द टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द एयर। मेनली ब्रेन जो है वही कंपेयर करता है जो टाइम डिफरेंस होता है। देखिए, आवाज तो दोनों कानों तक जाती है। जैसे जो मान लीजिए ये पहला कान, ये दूसरा कान, आवाज इधर से आ रही थी, तो पहले आवाज किसके पास पहुंचेगी, इस वाले ईयर के पास पहुंचेगी ना, फिर आवाज इस वाले ईयर के पास पहुंचेगी। तो ये टाइम डिफरेंस जो आया, ये कौन देख लेगा, ब्रेन इसको समझ जाता है, फिर ब्रेन बता देता है कि ये आवाज राइट से आ रही है। ठीक है, अब एनिमल्स में अगर हियरिंग देखी जाए, तो अलग अलग एनिमल जो है वो अलग अलग तरीके से साउंड को हियर करते हैं। जैसे स्नेक्स की अगर बात करी जाए, ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर लेती हैं अपनी बॉडी के थ्रू। ठीक है, मतलब इनका जो शरीर में नीचे स्केल्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से फिश क्या करती हैं, वाइब्रेशन डिटेक्ट कर लेती हैं वाटर में। इंसेक्ट्स का अगर देखा जाए तो इनके अंदर हियरिंग ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये लेग्स पे होते हैं या बॉडी के और किसी पार्ट पे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा इंसेक्ट है। अब बात करेंगे हम लोग टोन की, कि टोन क्या होता है। तो टोन याद रखिएगा, एक ऐसा साउंड होता है जिसके पास केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो टोन और नोट में डिफरेंस है। टोन का मतलब क्या होता है, जिसके पास एक ऐसा साउंड है जिसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी है। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है, अब ट्यूनिंग फॉर्क अगर मान लीजिए 250 हर्ट्ज का है, तो उसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी 250 हर्ट्ज ही निकलेगी, उससे कम ज्यादा नहीं निकल सकती है। इसी तरीके से विस्लिंग, जो विसल होती है, वहां पे भी केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। टोन क्या है, टोन एक प्योर साउंड है, क्योंकि इसमें कितने की फ्रीक्वेंसी होती है, केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं म्यूजिकल नोट की, ये क्या होता है। तो म्यूजिकल नोट कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखिए, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जिसको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसमें ओवर टोन्स भी देखने को मिलेगी, मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज भी देखने को मिलती है। मतलब इसमें मैनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको देखने को मिलेगी नोट में। और टोन में क्या था, टोन में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही थी। और जब ये सब मिलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और टोन्स जब मिलते हैं, तो एक रिच और प्लेजेंट साउंड बनाते हैं। जैसे जब हम लोग गाना गाते हैं तो नोट बना रहे होते हैं, तानपुरा बजता है तो नोट्स प्रोड्यूस होते हैं, सितार बजने पे नोट्स प्रोड्यूस होते हैं, वीणा सारंगी ये सब बजने पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टिम्बर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो इट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। अब मान लीजिए दो चीजें हैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। एक एक इंस्ट्रूमेंट है ए और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बी। ए से और बी से दोनों से सेम पिच और सेम लाउडनेस प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ से भी पिच पी थी और लाउडनेस एल था, यहाँ से भी पिच पी है और लाउडनेस एल है। लेकिन इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से जो आवाजें निकल रही थी, उसको डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं टिम्बर। ठीक है, तो टिम्बर क्या करता है, जहां से दो सोर्सेस के साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए टिम्बर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उन दोनों सोर्सेज में पिच और लाउडनेस क्या थी, सेम थी। टिम्बर किस पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट का शेप कैसा है, मटेरियल कैसा है, इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया गया है उसको, और ओवरटोन्स जो प्रोड्यूस हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल क्या है, फ्लूट और वायलिन है। अगर सेम म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी साउंड डिफरेंट होंगी, तो ये किससे पता चला, हम लोग को टिम्बर से पता चला। बात करते हैं ऑक्टेव की। ऑक्टेव क्या होता है, तो ये एक इंटरवल होता है बिटवीन टू नोट्स वेयर वन नोट हैज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्टेव क्या है, एक इंटरवल होता है, दो नोट्स के बीच में एक इंटरवल है, इसको बोलेंगे ऑक्टेव। ठीक है, जहां पर एक नोट, जो पहला नोट था, उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे नोट के आधी होगी। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 500 हर्ट्ज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 250 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो जैसे 200 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज और 500 हर्ट्ज, तो मतलब डबल फ्रीक्वेंसीज होती है ऑक्टेव में, बात याद रखिएगा। सर सीवी रमन का क्या कंट्रीब्यूशन है साउंड में, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
तो सीवी रमन जो है, सर सीवी रमन जो है, उनको पहला इंडिया का नोबेल प्राइज मिला था। और किस में? साइंस में। वैसे अगर इंडिया का पहला नोबेल प्राइज देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, लेकिन इंडिया में जो साइंस से रिलेटेड पहला नोबेल प्राइज मिला है वो किसको मिला है? सर सीवी रमन को मिला है। इन्होंने कई सारे काम एकॉस्टिक्स मतलब साउंड से भी रिलेटेड किए हैं, जो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे तबला और मृदंगम, इन सब से भी रिलेटेड इन्होंने कई सारे रिसर्च करी है। और इन्होंने एक्सप्लेन किया हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस रिच एंड प्लेजेंट साउंड। और इन्होंने क्या बताया है कि ये जो इंडिया के कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे तबला हो गया, मृदंगम हो गया, वो क्यों इतनी अच्छी अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब बात आती है तबला एंड स्याही। द ब्लैक पैच ऑन द सेंटर ऑफ तबला और मृदंगम इज कॉल्ड स्याही। आपने देखा होगा तबला ऐसे होता है, तो इसके सेंटर पे ब्लैक ब्लैक कलर की एक स्याही होती है जिसको स्याही कहा जाता है, ब्लैक कलर का एक पैच होता है। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। रिचर साउंड प्रोड्यूस, और ज्यादा अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। बेटर कंट्रोल देता है म्यूजिकल नोट्स पे। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है, इसको ही कहेंगे क्या? स्याही कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये तबले से प्रोड्यूस होने वाले साउंड को और ज्यादा रिच बनाता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ टॉपिक की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये क्लास 8th में भी है और क्लास 9th में भी है, तो हम लोग फिलहाल दोनों का ही डिस्कस कर लेंगे। तो 9th की क्योंकि बात हो रही है तो 9th की चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव्स व्हेन दे स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। तो जैसे मान लीजिए ये हार्ड सरफेस था, साउंड आ रही थी, स्ट्राइक करी इस सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे, और रिटर्न हो गई, तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है वो सेम लॉज फॉलो करता है जो लाइट फॉलो करती है। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो लॉज थे वही लॉज यहाँ पे फॉलो होते हैं। जैसे ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कहलाएगी नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब की सब सेम प्लेन पे लाई करती हैं और सेम पॉइंट पे लाई करती हैं। पहला तो ये है। दूसरा क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, बात करते हैं इको की। ये इको क्या होता है? इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हार्ड सरफेस। तरीके का क्या है? रिपीटेशन है साउंड का। कैसे प्रोड्यूस होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से प्रोड्यूस होगा, और ऐसी जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा जो बहुत ही हार्ड सरफेस है और बहुत दूर सरफेस है। बात करते हैं कंडीशन क्या चाहिए इको सुनने के लिए। तो रिफ्लेक्टेड साउंड शुड रीच द ईयर एट लीस्ट 0.1 सेकेंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। मतलब ओरिजिनल साउंड जो प्रोड्यूस हो रही थी उसके 0.1 सेकेंड के बाद साउंड हम तक पहुंचनी चाहिए, तब हमको इको सुनाई पड़ता है। ठीक है, अगर इससे कम देरी में आएगी तो सुनाई नहीं पड़ेगा, ज्यादा में भी सुनाई पड़ जाएगा लेकिन कम में सुनाई पड़ नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा इसको। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अगर मान लीजिए फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर गई आवाज और आवाज वापस आई। ठीक है, तो जाने में भी मान लीजिए एक्स टाइम लगा, ये ऑब्स्टेकल था, तो एक्स गई और एक्स वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2x। स्पीड कितनी थी? मान के चलिए स्पीड, जिस स्पीड से साउंड ट्रेवल कर रही थी वो 340 थी। कितने टाइम में मिनिमम पहुंच जाना है? 0.1 सेकंड में पहुंच जाना है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 17 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो सोर्स, ये सोर्स है और ये ऑब्स्टेकल है, सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। मतलब इससे कम अगर डिस्टेंस है तो हमको सुनाई नहीं पड़ेगा इको। बात करते हैं कि ये जो इको है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इको को इफेक्ट करेंगी। तो पहला क्या है? हार्ड और स्मूथ सरफेस। मतलब स्ट्रॉन्ग इको प्रोड्यूस होने के लिए सरफेस का कैसा होना जरूरी है? हार्ड होना जरूरी है और वो स्मूथ होना चाहिए। दूसरा, सॉफ्ट सरफेस अगर है, जैसे कर्टेन है, कारपेट है, तो ये क्या कर लेंगी? साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगी, इको प्रोड्यूस नहीं होगा। रफ सरफेस अगर है तो वो साउंड को स्कैटर कर देती है, इको वीक हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इको अच्छा सुनने के लिए सरफेस का हार्ड और स्मूथ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो फॉर्मूला यूज हो रहा था तो आप देख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम अपॉन टू यूज हो रहा था, तो आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे जो कॉन्सेप्ट हमने बताया
कि पहले डिस्टेंस x कंप्लीट हुआ जाने में, फिर डिस्टेंस x कंप्लीट हुआ आने में, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2x हो गया। तो 2x इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा गलत हो गया लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो इंटू 0.1 होगा। ठीक है, तो इंटू 0.1 अपॉन 2 करेंगे तो x इज इक्वल टू 17 अब आएगा। थोड़ा सा मैंने गलती से गलत हो गया था। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस मतलब 2x, तो 2x को क्या कर दीजिए, स्पीड थी 340 और टाइम था 0.1, तो ये 34 हो गया। 34 और 2 नीचे चला जाएगा, 17 मीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक इको है जिसको सुना गया 0.5 सेकंड के बाद, तो बताना है डिस्टेंस क्या है सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में। तो 340 इंटू 0.5 अपॉन 2 कर दीजिए, सीधे सीधे आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। या जो हमने आपको तरीका बताया उससे भी आप कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा है, जिसका नाम है रिवर्बरेशन। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो एक ऐसा परसिस्टेंस होता है साउंड का जो किसकी वजह से आता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आता है। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा होगा, वॉल से हो सकता है, सीलिंग से हो सकता है, और बाकी और भी सरफेस जो होते हैं उससे हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि अकर्स व्हेन रिफ्लेक्टेड साउंड अराइव विद इन 0.05 सेकंड। तो साउंड कितनी देर में पहुंचनी चाहिए, 0.05 सेकंड में साउंड पहुंच जानी चाहिए, तब हमको रिवर्बरेशन सुनाई पड़ता है। कॉमन मेनली ये देखने को मिलता है बड़े बड़े हॉल में, ऑडिटोरियम में देखने को मिलता है कि आवाज बंद हो गई फिर भी सुनाई पड़ रही है कई कुछ देर तक। ठीक है, इसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। हाउ टू रिड्यूस रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन को रिड्यूस कैसे किया जाए, यूज साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स। तो एब्जॉर्बिंग पैनल साउंड जो एब्जॉर्ब करें, ऐसे पैनल्स को यूज करना चाहिए। कर्टेन्स को यूज करना चाहिए। अप होल्स्टर चेयर को यूज करना चाहिए। फ्लोर को कारपेट से कवर कर देना चाहिए। सॉफ्ट और पोरस मटेरियल को यूज करना चाहिए। ये सब मेनली क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो रिवर्बरेशन नहीं हो पाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, मॉडर्न ऑडिटोरियम्स आर डिजाइंड विद कंट्रोल्ड रिवर्बरेशन सो स्पीच एंड म्यूजिक आर हर्ड क्लियरली। कुछ और छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। इंफ्रासोनिक वेव 20 हर्ट्ज से कम, अब इसको आपने देख ही लिया था। ऑडिबल रेंज अगर देखा जाए तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ह्यूमन इसको सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव अगर आप देखेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मेडिकल इमेजिंग में इसको यूज़ किया जाता है, किडनी स्टोन को पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको अभी देखेंगे इसमें इस्तेमाल करते हैं, और क्रैक्स को डिटेक्ट करने में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के लिए। ठीक है, जो डेलिकेट मशीन पार्ट्स होते हैं उसकी क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्रैक्स को, डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सोनार में यूज़ करते हैं जिससे अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट किया जा सके। अब बात करते हैं इकोलेशन क्या होता है, इकोलोकेशन क्या होता है। इकोलोकेशन, ये इकोलेशन नहीं इकोलोकेशन है। तो मेथड ऑफ लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स बाय सेंडिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड रिसीविंग देयर इकोज। जैसे मान लीजिए ये शिप था, ठीक है, शिप आपको पता है समुद्र में चल रहा होगा। यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक है, यहाँ से एक मशीन थी जिसने अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड किया, ये वेव्स यहाँ तक ट्रेवल हुई और फिर रिफ्लेक्शन हुआ इससे और रिफ्लेक्ट होके ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ पर रिसीवर ने उसको सुन लिया, ये सेंडर था। तो हम लोग को टाइम पता चल गया कितनी देर में गई आवाज और कितनी देर में वापस आई, ये टाइम पता चल गया ना। और टाइम पता चलने से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इको लोकेशन को कौन यूज करता है, बैट्स यूज करते हैं, डॉल्फिन यूज करती हैं, वेल्स यूज करती हैं और बर्ड्स भी यूज करती हैं। यूजेस क्या है, नेविगेशन में यूज होता है, हंटिंग प्रे, प्रे पकड़ने में यूज हो करते हैं जानवर। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करने में बैट्स इसको यूज करते हैं कि जो बैट्स को मूवमेंट करना होता है रात में, तो रात में देख तो पाते नहीं है, तो यही इको लोकेशन से मूव करते हैं और ऑब्स्टिकल से बच जाते हैं। सोनार क्या होता है, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका पहले तो याद रखिएगा कि इसमें जो वेव यूज होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव है। ठीक है, और इससे अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, अभी हमने आपको बता ही दिया था पूरा। वर्किंग क्या है, तो पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स को वाटर में सेंड किया गया, फिर वाटर वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट होके पहुंची रिसीवर तक, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर में पहुंची। रिफ्लेक्टेड वेव्स रिटर्न टू द डिटेक्टर, डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम टेकन, तो टाइम जितना लगा
मतलब भेजा गया और पहुंचा, तो ये जो टाइम लग रहा है भेजने में और पहुंचने में, तो ये जो टाइम पीरियड पूरा लगा जाने में और आने में, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसको कैलकुलेट करके हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। तो वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो देख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लगा और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो पता चल जाता है कितनी डिस्टेंस पे या कितनी डेप्थ पे वो ऑब्जेक्ट था। इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो सबमरीन में यूज करते हैं, शिप रेक्स में यूज करते हैं, सी डेप्थ को पता लगाने के लिए यूज करते हैं, और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में भी इसको यूज किया जाता है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया, 55-56 मिनट्स का बन गया, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सब कुछ डिस्कस कर लिया है, अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।